नमस्कार दावत सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार पे। तो आज हमारी राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज की पहली वीडियो, जो हम राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसकी पहली वीडियो हम आपको देने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और जिले। ये टॉपिक राजस्थान जियोग्राफी का पहला टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो प्रश्न अभी हम करने वाले हैं, एक पूरी एमसीक्यू सीरीज रहेगी आपके लिए। हम ये पूरी एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं अभी, और आगामी दिनों में आपको प्रतिदिन एक क्लास मिलेगी, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। आप इन क्लासों का लगातार अध्ययन करें। आगामी कोई भी एग्जाम हो, पीटीआई, री, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, महिला सुपरवाइजर, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे अगर राजस्थान जियोग्राफी का प्रश्न आता है तो ये क्लासें जो आपको भी राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज में मिलने वाली है, तो अगर 10% आते हैं तो 8-9% हमारी क्लास से मिलेंगे ही मिलेंगे। इन प्रश्नों के साथ में, एक प्रश्न के साथ में बहुत सारे और प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाइए और वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए। और हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक तो बिल्कुल ही करना है आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हमारा अपना पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो हम शुरू करने वाले हैं वो है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे सर इतना इजी प्रश्न। ये इजी जरूर है, पर लास्ट एक एग्जाम हुआ था अभी दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, और एग्जाम था वीडियो प्री की सेकंड शिफ्ट थी। उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न कभी पुराना नहीं होता, बस उसकी लैंग्वेज चेंज होती है। प्रश्न तो ये रहना है ना। तो देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है ये कब मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को। मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। अपना प्रश्न तो असली ये हुआ ना कि 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, कब हुआ था, किस लिए हुआ था, जो सब बातें अपने करने वाले हैं। हमारी एक स्लाइड है, उसमें आपके लिए हमने स्पेशल स्लाइड्स तैयार करवाई है ताकि आपका समय बचे और एग्जाम से पहले बेहतरीन तैयारी का आप कर सके। तो हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। ये देखिए, होता यूं है कि 1947 का समय था, उससे पहले की बात करें, 1947 से पहले की बात, उस समय जो भारत हुआ करता था, उस समय का जो भारत हुआ करता था, वो जो आज वर्तमान में भारत है वह है, वर्तमान में जो पाकिस्तान है वह है, और वर्तमान में जो बांग्लादेश है वह है। इन सभी को मिला के उस समय का भारत हुआ करता था, ठीक है। तो हुआ यूं कि आजाद हो गया 1947 में, हमें आजादी मिल गई, पाकिस्तान अलग हो गया, कुछ समय बाद बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो अब होता यूं है कि कुछ रियासतें ऐसी थी, जैसे कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, कुछ रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो होता यूं है कि इसीलिए भारत का किया गया एकीकरण, भारत का किया जाता है एकीकरण। पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का, तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में उस समय, जो वर्तमान राजस्थान है, उस समय की अगर हम स्थिति बात करें तो 1947 के समय तो राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। 19 रियासतें, छोटी बड़ी 19 रियासतें, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, ऐसे करके 19 रियासतें थी। तीन ठिकाने हुआ करते थे, कुशलगढ़, निमराना और लावा, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था अजमेर, मेरवाड़ा। ये सारे अपने अंदर अलग अलग स्वतंत्र थे, ठीक है। तो इनका भी एकीकरण किया गया ताकि इनका एकीकरण करके एक संपूर्ण राज्य तैयार किया जा सके। अच्छा, तो राजस्थान का होता उस समय एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 7 चरणों में कंप्लीट होता है। पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की, ये टॉपिक हमारा राजस्थान हिस्ट्री में लगता है, राजस्थान का एकीकरण। अगर हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की तो हम हिस्ट्री के अंदर ये पूरा टॉपिक अच्छे से एक एक लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। पर हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी से संबंधित हमारे कितने चरण है? वो है चौथा चरण, छठा चरण और 7वां चरण। ये तीनों चरण हमारे राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित है। तो हम बात करते हैं चौथे चरण की। होता यूं है कि इससे पहले 3 चरण हो चुके थे। उन 3 चरणों में बड़ी बड़ी रियासतें जो हम बात करने वाले हैं, अलवर जो राजधानी के रूप में रही थी, कोटा और उदयपुर। पहले तो 3 चरण हुए थे, उनमें ये तीनों
राजधानी के रूप में रह चुके थे, बड़ी बड़ी रियासतें मिल चुकी थी। चौथे चरण में भी बहुत बड़ी रियासतें आके मिली थी, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर शामिल था। ठीक है, तो उस समय हुआ यूं कि जयपुर और इनको बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल कर दिया गया, लगभग राजस्थान इसमें आ चुका था। तो इसीलिए राजस्थान की राज्य के रूप में जो नींव पड़ी वो कब पड़ी थी? जो राजस्थान के राज्य के रूप में नींव पड़ी वो पड़ी थी 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान की राज्य के रूप में नींव पड़ी, 30 मार्च 1949 को। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए राजस्थान की राज्य के रूप में नींव कब पड़ी, तो 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। अच्छा, चौथे चरण का हमारा नाम क्या था? वृहत राजस्थान। हुआ यूं था कि इस समय जो हमारी स्थायी राजधानी थी, किसे बनाया गया? जयपुर को। इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो थे हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, और ये सारा का सारा जो हमारा मेन प्रश्न बनता है वो आप सुनिए आप आराम से, ये सारा का सारा किस समिति की सिफारिश पे किया गया? तो वो थी पी सत्यनारायण समिति। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे राजस्थान राज्य की स्थायी राजधानी जयपुर बनाएगी और हमारे प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसी चरण में, छठे चरण की बात करते हैं। छठा चरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम आज नाम सुनते हैं राजस्थान। जो ये राजस्थान शब्द है ना, इस राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हम बात करते हैं सातवें चरण की, वर्तमान राजस्थान। जो हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं, हम राज प्रमुख का पद हुआ करता था उस समय, और 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद को हटाकर कौन सा पद आ गया? राज्यपाल का पद आ गया। राज्यपाल हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और इसी समय जो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर, मेरवाड़ा, इसको भी मिला दिया गया। और इसी समय राजस्थान में आबू प्रदेश जो हमारे माउंट आबू है उसको मिलाया गया राजस्थान में। इसी समय सुनील टपा जो एमपी से हमने राजस्थान में मिलाया। इसी समय जो राजस्थान का सिरोंज था जो हमने एमपी को दिया। तो ये 1 नवंबर 1956 की कुछ बातें थी, और इसी 1 नवंबर 1956 को हम राजस्थान का स्थापना दिवस या राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें थी। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा सारा। ये हमारा पहला प्रश्न क्या था वो देख लो दोबारा से। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो अब हर कोई बता देगा राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। इसके साथ में हमने 4-5 बातें और पढ़ी, वो भी आप ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारे चलते हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए आप, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इजी सा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, कोई बताएगा? चलो ये बताने से पहले ना आपको मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ, बहुत प्यारी स्लाइड है। उसको देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न आपको याद होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी, हमें भी प्रश्न में देखा, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य पुष्प। देखो हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। अच्छा, राजस्थान का जो ये ना, इनको राज्य पक्षी का दर्जा मिला था इस समय। राज्य पक्षी कौन सा? गोडावन। दर्जा कब मिला? 1981। ये जो इनके वैज्ञानिक नाम है ना, मैं कहता हूं आपको अभी मैं याद करा दूंगा, यही भूलोगे ही नहीं कभी भी। ठीक है, देखो हम बात करते हैं पहले गोडावन की। राज्य पक्षी गोडावन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस या कोरियोसिस, दोनों मिल सकते हैं आपको। कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स, कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है, गोडावन का वैज्ञानिक नेम कोरियोसिस नाइग्रीसेप्स। देखो कोरोना हुआ था, कोरोना आया था 2020 के अंदर, तो जो कोरोना का कोरोना, तो हमने उस समय किसको याद किया? गोड को। तो याद क्या रखना है? कोरियोसिस नाइग्रीसेप्स। कोरोना में किसको याद किया? गोडावन। तो कोरोना में किसको याद किया? गोड। कोरोना गोड, मतलब गोडावन का नाम क्या हुआ? कोरियोसिस नाइग्रीसेप्स। कब इसको दर्जा मिला? 1981 को। हम दूसरा बात करते हैं राज्य का। राज्य पशु चिंकारा, इसको भी दर्जा कब मिला? 1981 को। अच्छा, इसमें जो खास पढ़ने वाला है वो देखो, गज
गज, दोनों शब्द में गज गज आ रहा है, तो इसका नाम क्या, गजेला गजेला, क्या नाम हुआ, गजेला गजेला। तो यहां से आप गज ले लो, यहां से आप चींक ले लो, मतलब हाथी की चींक सबसे ज्यादा, मतलब गज चींक, गज चींक, गज हाथी, हाथी की चींक। तो आप आप इजीली याद रख सकते हो, चिंकारा, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला। दूसरी हम बात करते हैं राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी को दर्जा कब मिला, 1983 को, 1983 को। अच्छा, खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैसे याद करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। आप राजस्थान का टूर करते हो, आप क्या करते हो, राजस्थान का टूर करते हो, ठीक है। तो आप राजस्थान का जब टूर करोगे ना, तो आपको एक चीज तो पक्का देखने की मिलेगी, प्रॉपर जो आपको देखने को मिलेगा, आपको जो प्रॉपर सीन होएगा वो क्या होगी, खेजड़ी। तो आप याद, अब से आप याद रखना कि हमें प्रॉपर जो हमारा सीन, मतलब प्रॉपर जो हमारा सीन होएगा ना, प्रॉपर सीन होएगा वो हमें खेजड़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी राजस्थान में। तो प्रोसेपिस सिनेरियो किसका नाम है, खेजड़ी का, ठीक है, याद हो गया होगा मुझे लग रहा है। और हम बात करते हैं राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, 1983 को। राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा, ठीक है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये टेक्का नहीं टिक्का है, ठीक है। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है टिक्का मेला आडू, ये आडू है, ये ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, टिक्का मेला आडू लेटा, ये लेटा, टिक्का मेला आडू लेटा। कैसे याद करेंगे, रोहिड़ा, रो मतलब रोना, टिक्का, अगर आप किसी को टिक्का लगाओगे, मतलब भागने वाला टिक्को मेल दियो, टिक्का लगाओगे, टिक्का मेला, टिक्का मेला वो भी आडो गिर गया, टिक्का मेल दिया आडा गिर के, मतलब वो बच्चा रोएगा ही ना। तो रोहिड़ा रोना, टिक्का, टिक्का टिक्के की बात आएगी तो रोने का याद आएगा, सीन की बात आएगी तो खेजड़ी की बात आएगी, गज की बात आएगी तो चींकने की बात आएगी, कोरोना की बात आएगी तो गोड़ की बात आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वैज्ञानिक नाम याद हो गए होंगे, इनको कब दर्जा मिला वो भी याद हो गया होगा, और ये पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। गोडाउन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। देखो, वैसे उससे पहले हमारा प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, राजस्थान का राज्य पक्षी। अब तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आप कर दोगे। क्या था, क्या था, मोर था, नहीं, कोयल ना, हंस नहीं, तो बचा कौन, गोडावन। कौन था, गोडावन। हम बात करते हैं गोडावन के बारे में कुछ और बातें। राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को मिला। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। स्थानीय भाषा में, राजस्थान की स्थानीय भाषा में हम इसे कहते हैं सोहन चिड़ी, शर्मिला पक्षी। इसके अन्य नाम भी आप देख सकते हो, सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेर, ठीक है। सर्वाधिक किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ एग्जाम हो जाए पीछे, उसमें पूछा गया कि सोरसन कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, 12 में। सोंकलिया कहाँ पे है, अजमेर में। मरुदान तो आपको पता ही है, जैसलमेर में। मरुदान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जैसलमेर और बाड़मेर में। तो सर्वाधिक ये कहाँ पाया जाता है, सोरसन 12, सोंकलिया अजमेर, मरुदान जैसलमेर और बाड़मेर। इस गोडावन को लेकर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था जयपुर। जयपुर में कब हुआ, 1980 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़ौती। हड़ौती में से क्या कहते हैं, माल मोरडी। प्रजनन हेतु प्रसिद्ध कहाँ पे है, इसका प्रजनन हेतु प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पे है, जोधपुर जंतुआलय। और इसका प्रजनन का समय कौन सा है, अक्टूबर नवंबर। ये मूलतः कहाँ का है, अफ्रीका का। एक बात और याद रखना, ये नदी के, झील के, जिसके ये नदी है झील के किनारे जब ये बैठता है ना, तो ये कभी पेड़ पे नहीं रहता, गोडावन कभी पेड़ पे नहीं रहता। नदी झील के किनारे घास के अंदर घोंसला बनाकर ये रहता है। ये शुभंकर किसका है, जैसलमेर का। हर राज्य को एक लोगो के रूप में दिया गया है, हर पशु या पशु पक्षी का निशान। तो गोडावन किसका है, जैसलमेर का। तो इसी के अंदर हम एक चीज और बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं वृक्ष की। खेजड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम खेजड़ी के बारे में भी थोड़ी सी बातें और कर ही लेते हैं। तो आइए इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी को बिल्कुल भी लाइट मत लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेजड़ी का हमने अभी वैज्ञानिक नाम पढ़ा था, तो कोई बताएगा, मैं ही बता देता हूँ, आप तो क्या बताओगे।
खेजड़ी, राजस्थान में खेजड़ी दिखेगी आपको जगह जगह। ये देखो, ये खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी दिखेगी आपको जगह जगह। तो क्या दिखेगा? प्रॉपर सीन, प्रॉपर सीनेरियो किसका? खेजड़ी का। ठीक है। राज्य वृक्ष का दर्जा इसे कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। इसी के संदर्भ में हम देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। उपनाम क्या था? कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का गौरव, भारतीय अमृतस्थल का सुनहरा वृक्ष। सर्वाधिक जो खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्षेत्र एक बहुत बड़ा एरिया की टाइप से होता है क्षेत्र, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी। शेखावटी के अंदर 3 जिलों का याद रखना है, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है। सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है खेजड़ी? तो वो किस में पाई जाती है? नागौर। खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस बाबा या किस देवता का मंदिर होता है? तो गोगा जी और झुंझार बाबा। ठीक है, गोगा जी और झुंझार बाबा। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब की जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी पर और दशहरे पर। याद रखना ये बात भी, खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी और दशहरे पर। हरियाणा व पंजाब में से जांटी बोलते हैं, तमिल में से पेम में बोलते हैं, कन्नड़ में से बन्ना बन्नी बोलते हैं, सिंधी में से दोगड़ा बोलते हैं, बंगाली भाषा में से शाही गांच बोलते हैं, विष्णुई संप्रदाय में से शमी बोलते हैं। हरी फलियों को सांगरी कहा जाता है, सूखी फलियों को खोखा कहते हैं। पत्तियों से बना चारा लूम और लूम कहलाता है। इसके बहुत पुराना वृक्ष इसके 2 वृक्ष 1000 साल पुराने जो कहाँ पे पाए गए हैं? मांगली आवास अजमेर में पाए जाते हैं। याद रखना, खेजड़ी वृक्ष का जो निशान था, इसको बीकानेर के शासकों ने अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में भी अंकित किया था, जिसे हम बोलते हैं माटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। माटो क्या था? बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाया गया। ठीक है। हरियाली अमावस्या जो अभी सावन में गई है, हरियाली अमावस्या को मांगली आवास अजमेर में जहां पे ये है, वहां पे मेला भी भरता है, ठीक है। इसी को हम देखते हुए एक और बात कर लेते हैं। और एक चीज और याद रखना, खेजड़ी जो खेजड़ली दिवस जो प्रत्येक साल खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हमने खेजड़ी के बारे में बहुत सी बातें कर ली। आगे आने वाले प्रश्नों में हम और बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम। अरे ऊंट कहीं का भी हो, ऊंट होता है, तो राजस्थानी ऊंट, सभी ऊंटों का एक ही वैज्ञानिक नाम होगा। राजस्थानी ऊंट का कोई स्पेशल वैज्ञानिक नाम नहीं है। देखो, ये हमारा प्यारा राजस्थान का ऊंट, देखो कैसे खड़ा है, जैसे परीक्षा दे के 2nd ग्रेड की, और आराम से खड़ा है। तो हमारा प्रश्न कहता है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या वो नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस होगा? क्या वो नाम कैमेलस बैक्टीरियम होगा? क्या वो नाम कैमेलस डेजर्टेरियम होगा? क्या वो नाम कैमेलस यूरोपा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न दिया है यार। चलो इसको जानने से पहले वही जो भी करने वाले हैं हमारी अगली स्लाइड पे बात। देखो, ऊंट रेगिस्तान का जहाज हमारा, ठीक है। तो अभी एक कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा रेगिस्तान का जहाज कौन सा है। ध्यान रखना, इतने हार्ड पर्सन भी आते हैं एग्जाम में, इतने हार्ड पर्सन गलत होने की संभावना रहती है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम, देखो ऊंट को हम क्या बोलते हैं? कैमल। तो सारा कुछ कैमल से स्टार्ट होगा। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलिन होता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। ये तो हमने वैज्ञानिक नाम आपने पढ़ लिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं राज्य पशु का दर्जा। अरे सर ये क्या हो गया, हम भी थोड़ी देर पढ़ के आए थे राज्य पशु, वहां तो कुछ आपने चिंकारा बताया, उसकी चीख सुनाई, और आपने हमें गजेला बता दिया। अब आप फिर यहाँ कह रहे हो कि राज्य पशु। देखो इसमें होता ही है, जो ये राज्य पशु है ना चिंकारा, ये राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी का।
और हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे ऊंट की। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला 2014 में किस श्रेणी में? पशुधन श्रेणी में। पशुधन श्रेणी का राज्य पशु कौन सा? ऊंट। वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु कौन सा? चिंकारा। राज्य पशु कौन सा? चिंकारा। ध्यान रखना, प्रश्न की लैंग्वेज में जाना, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको आराम से पढ़ना, फिर प्रश्न करना, ठीक है। तो भी देखो क्या हुआ, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को, 30 जून को घोषणा हो गई थी कि ऊंट को हम पशुधन श्रेणी में लाएंगे, और उसी हिसाब से क्या हो गया, 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु को दर्जा दिया गया। दिसंबर 2014 की बात है। ऊंट वध रोग अधिनियम भी लाया गया। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सबसे कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोहड़बीर में। सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, रंगीन रंगीन लिखा हुआ है। मिल्क डेयरी बीकानेर। ऊंट के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? टोडी या टोडिया। पालन पोषण करने वाली जाति रायका और रेबारी। चमड़ी पर की जाने वाली, इसकी जो ऊंट की चमड़ी होता है ना, उसपे जो की जाती है ना, वो कला कौन सी होती है? उस्ता कला। अब जब उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला पे हम थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। उस्ता कला का स्वर्ण काल। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की चमड़ी पर, ठीक है, या ऊंट की खाल पर, जिसे ऊंट की चमड़ी पर की जाने वाली कला को उस्ता कला कहा जाता है। ऊंट की उस्ता कला के प्रसिद्ध, जिन्होंने उस्ता कला को फेमस किया, वो थे इसामुद्दीन उस्ता जी, ठीक है। उस्ता कला कहाँ की फेमस? बीकानेर की फेमस, क्योंकि हम ऊंट बीकानेर की फेमस है, ध्यान रखना ऊंट, ठीक है। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। उस्ता कला, चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला को फैलाने का श्रेय इसामुद्दीन का। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है अनूप सिंह का काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। उस्ता कला मूलतः कहाँ की है? लाहौर की है, ठीक है। उस्ता कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? बीकानेर के शासकों को जाता है, ठीक है। गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद। अच्छा, इसकी पीठ पर जो रखते हैं हम उसे बोलते हैं काठी। टांगों पर जो बांधा जाता है उसे बोलते हैं गोड़िया। पूंछ पर जो बांधा जाता है उसे बोलते हैं परचनी। गर्दन पर गोरबंद, मुख पर मोरखा, और गद्दी को कहते हैं मेलखुरी। याद रखना, गद्दी को क्या कहते हैं? मेलखुरी। गद्दी को क्या कहते हैं? मेलखुरी। ऊंट की प्रमुख नस्लें कौन सी है? बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्ची, केसपाल और गुरहा, ठीक है। ये ऊंट की नस्लें हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। ऊंट में जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्रा रोग या तिवसरा रोग। सर्रा रोग या तिवसरा रोग, ठीक है। इससे एक चीज और याद रखना, ऊंट पालक बीमा योजना आई थी, ठीक है। ऊंट पालक बीमा योजना आई थी जो कि भारतीय जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से लागू हुई। वो कब हुई थी? 2008-9 में। 2008 और 9 में ऊंट के जो ये रोग था, सर्रा रोग निवारण नियंत्रण योजना आई थी 2010-11 में। 2010-11 में। ऊंटों के देवता कौन से हैं? बाबू जी। तो हमने ऊंटों पे बहुत सारी बात कर ली, तो हम हमारे प्रश्न पे चलते हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोई बताएगा? मैं ही बता देता हूं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा ऊंट का वैज्ञानिक नाम हमने बता चुके हैं आपको। इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी बता चुके हैं। याद रखना, क्लास को हल्के में मत लेना, बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें और खास। और एग्जाम में देखना प्रश्न आएंगे तब देखना आप। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 4 जो हम देखने वाले हैं वो है, राजस्थान राज्य में संभाग व जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इस सभी को अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं ना आपको। तो देखो, आपने ये देखो, ये हमारा प्यारा राज्य राजस्थान, ठीक है। हम अगर जिलों की बात करें तो हम जिलों की, देखो आपको मैं थोड़ा नक्शा बनना भी बता देता हूं। आप देखो, ये पूरा नक्शा लेना आप हाथ में और यहां से लगना, मतलब जिसकी सीमा किसी न किसी के साथ लगे, बार बार के जो राज्य हैं उनको लेना आप। पहले शुरू करना श्री गंगानगर से, गंगानगर के बाद बीकानेर के बाद जैसलमेर के बाद बाड़मेर के बाद जालौर के बाद सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर
भीलवाड़ा, ये तो भीलवाड़ा की सीमा लगती है, भीलवाड़ा की सीमा लगती है। फिर कोटा, झालावाड़, बारा, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये जयपुर लगा, ये सीकर लगा, ये झुंझुनू लगा, ये चूरू लगा, ये हनुमानगढ़ लगा। इन सभी को मिला के बाहर बाहर के जिलों को मिला के आप गिन लेना 25 हो गए। ठीक है, हम अंदर अंदर की बात करते हैं तो नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर 4, टोंक, बूंदी, राजसमंद, देखो नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर 5 ही हो गए, टोंक, बूंदी और दौसा 8 ही हो गए। टोटल कितने हो गए हमारे? 33 जिले कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम संभाग की बात करते हैं। तो संभाग को हम बात करेंगे पूरे संभाग के बारे में आगे भी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ संभाग राजस्थान में टोटल कितने संभाग है। आज के समय 7 संभाग है। ये ज्यादा भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, तो ये पूरे परमानेंट संभाग नहीं है, 7 संभाग है। ठीक है, तो हमारा पहला संभाग हम बात करते हैं वो है बीकानेर। बीकानेर संभाग के कितने जिले हैं? देखो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू 4 जिले हैं। हम बात करते हैं हमारे दूसरा संभाग जो है जोधपुर। जोधपुर संभाग, इसमें कितने जिले हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के जिले देखो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, इसके कितने जिले हुए? गिल्लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले, 6 जिले हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग में देखो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कितने जिले हुए? 4 जिले हुए। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, कितने जिले हुए? 4 जिले। हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर, कितने जिले हुए? 5 जिले। हम बात करते हैं हमारे अगला संभाग जो है अजमेर। अजमेर में जिले अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, कितने जिले हुए? 4 जिले। तो याद रखना ये भी पूछा जा सकता है बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं। बीकानेर संभाग में कौन सा जिला नहीं है, उदयपुर संभाग में कौन सा जिला है, उदयपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से एक थोड़ा सा और याद कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। ठीक है, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। ये आगे मैं और पूरी चर्चा करूंगा, पूरी डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है हमारा? राजस्थान राज्य में संभाग व जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? देखो क्या 6 संभाग है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 7 संभाग है? हाँ। कितने 33 जिले है? हाँ। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन बनता है। अगले 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। 6 संभाग? बिल्कुल नहीं। 7 संभाग, ये बिल्कुल सही है, पर 30 जिले नहीं, हमारे 33 जिले हैं, तो इसी हिसाब से ये भी गलत हुआ। तो राजस्थान के बारे में ना थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं अपने। मैं एक थोड़ा सा, देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके इसके लिए। देखो ये देखो, ये हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग ही रहा होगा, मैंने बनाया। ठीक है, ये देखो, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826। कहां से? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 869। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। उत्तर में जो जिला पड़ता है वो कौन सा? गंगानगर। दक्षिण में जो जिला पड़ता है बांसवाड़ा। पश्चिम में जिला पड़ता है जैसलमेर और पूर्व में जिला पड़ता है धौलपुर। ठीक है, उत्तर के अंदर जो गांव पड़ता है, उत्तर के अंदर जो अंतिम गांव पड़ता है उसका नाम क्या है? कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। ठीक है, तहसील कौन सी? SGNR, श्री गंगानगर। ठीक है, दक्षिण में जो गांव पड़ता है उसका नाम है बोरकुंड गांव। कौन सा गांव? बोरकुंड गांव। तहसील पड़ती है कुशलगढ़। जिला पड़ता है बांसवाड़ा। जिला पड़ता है बांसवाड़ा। पश्चिम में जो गांव पड़ता है उसका नाम है कटरा गांव। तहसील पड़ती है सम तहसील। ठीक है, और जिला पड़ता है हमारा जैसलमेर।
पूर्व में जो गांव पड़ता है उसका नाम है सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना गांव। तहसील पड़ती है राजा खेड़ा, ठीक है। जिला पड़ता है धौलपुर। तो हमने इसके साथ साथ 3-4 चीजें और देखी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगानगर जिले का उत्तरी गांव, गंगानगर जिले में सबसे उत्तरी गांव पड़ता है। दक्षिणी गांव पड़ता है हमारा बोरकुंड, तहसील पड़ती है कुशलगढ़। पश्चिमी गांव पड़ता है हमारा कटरा, तहसील पड़ती है सम, जिला पड़ता है जैसलमेर। पूर्व में पड़ता है हमारा सिलाना, तहसील पड़ती है राजाखेड़ा, धौलपुर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, किन वर्ष या किस वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया? क्या होता है कि ये जो मैं बताने वाला हूं कि संभागीय जो व्यवस्था थी, जो हमारी संभागीय व्यवस्था थी, ये हमारे अंग्रेजों की देन हुआ करती थी। तो संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया कि हमारे सीएम हुए राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया जी, उन्होंने क्या किया, इसको बंद कर दिया गया। उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि कुछ उस समय कुछ विद्वान लोगों का ये कहना था कि संभागीय व्यवस्था हमारे लिए सही नहीं है, इससे जिले आपस में बंट जाएंगे। तो इस करके कुछ विवाद उठे और इसके चलते हुए राजस्थान के हमारे सीएम जो उस समय के हुआ करते थे, उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया जी, उन्होंने ये व्यवस्था बंद कर दी। और उसके बाद में हमारे अगले मुख्यमंत्री आते हैं हरिदेव जोशी जी, उन्होंने ये व्यवस्था पुनर्स्थापित कर दी। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम वही हमारा करते हैं काम, हमारे स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो होता कुछ ये है कि संभागीय व्यवस्था शुरुआत कब होती है? 1949 में। याद रखना, संभागीय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? 1949। उस समय राजस्थान में संभाग हुआ करते थे 5, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। कितने संभाग हुआ करते थे? 5। हमने पीछे पढ़ा कि वर्तमान जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वर्तमान राजस्थान, वो हमें मिलता है 7वें चरण से, जो कि हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मैंने यहां लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये 1 नवंबर 1956 देने का कारण क्या हुआ? होता ही हुआ है कि अजमेर है ना, अजमेर को 1 नवंबर 1956 में मिलाया गया। अजमेर जब मिला ना, अजमेर की बहुत सारी शर्तें थी। क्यों थी? क्योंकि अजमेर अपने अंदर एक स्वतंत्र था, स्वतंत्र रियासत थी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था। और अजमेर की अलग से विधानसभा थी, अलग से इसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, सारी व्यवस्था अलग से थी। अजमेर ने कहा कि मुझे ये चाहिए, राजस्व विभाग चाहिए, मुझे शिक्षा विभाग चाहिए, मुझे हाईकोर्ट चाहिए, मुझे इसने बहुत डिमांडें की, ठीक है। तो होता ही हुआ है कि उस समय जब ये संभागीय व्यवस्था शुरू हुई 1949 में, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर 5 संभाग हुआ करते थे। अजमेर आके 1956 में मिल गया, ठीक है। 1956 में आके अजमेर मिलता है, ठीक है। और होता ही हुआ है कि जयपुर संभाग होता है उस समय, और इसके बिल्कुल पास लगता है अजमेर। अजमेर की शर्त के अकॉर्डिंग अजमेर को क्या कर दिया गया? उस समय संभाग बना दिया गया। देखा जाए तो अजमेर संभाग 1956 में बन गया था, पर ये कई बुकों में, बहुत कम बुक इसका समर्थन करती है, तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। अजमेर को संभाग का दर्जा उस समय मिल गया था और जयपुर को संभाग के पद से हटा दिया। पर सारे जो काम हुआ करते थे ना, वो जयपुर में ही हुआ करते थे। अजमेर में काम कुछ नहीं हुआ करता था, बस अजमेर का नाम हुआ करता था कि अजमेर संभाग है, परंतु जो मुख्यालय रहा वो जयपुर ही रहा। तो हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि इसको समाप्त कर दिया। मैंने बता दिया क्यों समाप्त किया था, अंग्रेजों की नीति थी, इसके करके कुछ विरोध उठे, तो मोहनलाल सुखाड़िया उन्होंने 1962 में इसे समाप्त कर दिया। 1987 में हरिदेव जोशी इन्होंने पुनः आरंभ कर दिया, और इसी के साथ में इन्होंने क्या किया कि जयपुर को उसका संभाग, जो संभाग का दर्जा था, उसे वापिस दे दिया जयपुर को। जयपुर को वापिस संभाग का दर्जा मिल गया और अजमेर को एक नए संभाग के रूप में बना दिया गया। अजमेर के अंदर 4 जिले जोड़े गए, नागौर, जो हमने पीछे पढ़े थे, नागौर, खुद अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। ये 4 जिलों को जोड़ के एक संभाग बनाया गया 1987 में, वो था अजमेर संभाग। और हमारा जो अंतिम संभाग आज बना था, आज के समय जो हमारे 7 संभागों में सबसे अंतिम संभाग है वो है भरतपुर संभाग। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया
गया। हमारे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस वर्ष संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त किया गया। जब संभाग नहीं रहे तो संभागीय आयुक्त का पद क्या रहा और उसे पुनः स्थापित किया गया। तो हमने भी पीछे पढ़ा 1966, बिल्कुल नहीं। 1962 हो सकता है, पर 1971 बिल्कुल नहीं। 1959 बिल्कुल नहीं। 1962 बिल्कुल सही, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। 1987 हरिदेव जोशी जी थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल, मतलब जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब मैंने संभाग आपको बता दिए। इसको भी देखने के लिए वही करते हैं हम, हमारा काम स्लाइड पे चलते हैं हमारी। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे संभागों को। ये हमारा बीकानेर संभाग, ये हमारा जोधपुर संभाग, ये हमारा उदयपुर संभाग, ये हमारा कोटा संभाग, ये हमारा भरतपुर, ये जयपुर, ये अजमेर। हमारे सातों संभाग कंप्लीट देखने की दृष्टि से सातों संभाग कंप्लीट हुए। और ये सातों संभाग के जिले आपको पता है, बीकानेर में 4, जोधपुर में 6, उदयपुर में 6, कोटा में 4, भरतपुर में 4, अजमेर में 4 और जयपुर में 5 जिले आते हैं। और हम बात करते हैं, अभी हमारा प्रश्न ये था इनके क्षेत्रफल से था। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर, सबसे छोटा क्षेत्रफल में भरतपुर। तो सबसे बड़े का क्षेत्रफल ही पहले पढ़ लेते हैं, कितना था 117। आपको ना 2 या 3 अक्षर याद करने हैं, बाकी अपना आप याद हो जाएगा। देखो 1,17,800 सबसे बड़ा कौन सा, जोधपुर। सबसे छोटे संभाग का 18,122, 18,122। सबसे बड़े संभाग का क्षेत्रफल 1,17,800, सबसे छोटे संभाग का क्षेत्रफल 18,122। इसके बाद में हम बात करते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है 64,708। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर संभाग। तो अजमेर है ना, अजमेर की बात यहीं कर देते हैं। अजमेर संभाग की बात करते हैं तो वो है 43,848। उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की 36,942। हम बात करते हैं जयपुर संभाग की 36,615। हम बात करते हैं हमारे कोटा संभाग की 24,204। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि संभागों को उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में भी लगाओ। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा 1,17,000। उसके बाद क्या बात करें, देखो सबसे बड़ा ये देखो 1,17,000। उसके बाद हम बात करते हैं तो 64,708 बीकानेर का। उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर का 43,848। उसके बाद हम बात करते हैं 36,942 किसका, उदयपुर का। उसके बाद हम बात करते हैं 36,615 किसका, जयपुर का। उसके बाद हम बात करते हैं तो कोटा 24,204 और सबसे छोटा 18,122 कितना किसका है, भरतपुर का। हमारा प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए। देखो जोधपुर का कितना था, 1,17,800 था ना, तो ये तो 50,000 से ऊपर है। जयपुर का कितना था 36,615, तो ये तो 50,000 से कम है। तो ये समूह बिल्कुल गलत हुआ, जिसको यहां से काट देते हैं। जोधपुर का वही 1,17,800, ठीक है। और उदयपुर का कितना था 36,942, तो ये भी सही नहीं है, तो इसको भी काट देते हैं। जोधपुर का वही 1,17,800। कोटा का हमने पढ़ा था अभी 24,402, ठीक है। 24,402 पता 24,204 सॉरी, ठीक है। तो कोटा का भी गलत है। उसके बाद जोधपुर, क्योंकि हमें 50,000 से जो ऊपर के संभाग है उनको लेने हैं क्षेत्रफल से। जोधपुर का 1,17,800 बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसी के साथ में मैंने पढ़ा था 64,708, इसका भी 50,000 से ऊपर है और इसका भी 50,000 से ऊपर है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर भी क्या हुआ, जोधपुर और बीकानेर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया था। वाह, बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो इससे जानने से पहले वही हमारा काम, पर इससे पहले हम थोड़े से ना कुछ बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ पे।
किस पे बात कर लेते हैं, प्रतापगढ़ की। उसके बाद करते हैं ना बाकी सारी बातें अपनी स्लाइड पे, प्रतापगढ़ की बात करते हैं। तो हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं प्रतापगढ़ के बारे में। तो देखो, प्रतापगढ़ जिला बनने से पहले तहसील था। किसकी तहसील था? चित्तौड़गढ़ की तहसील था। ये मैं भी आपको बताता हूँ अभी, 1 मिनट को। उससे पहले कुछ देख लो, ठीक है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल, या इसे बोलते थे हम देवलिया, ठीक है। कांठल, देवलिया, देवलिया किसका नाम था? प्रतापगढ़ का नाम था, ठीक है। प्रतापगढ़ को बसाने वाले राजा का नाम क्या था? महारावल प्रताप सिंह, ठीक है। अच्छा, प्रतापगढ़ के अंदर ही हम और बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक प्रश्न सुनना होगा आपने बहुत, कांठल का ताजमहल, ठीक है। राजस्थान में ऐसे 2-3 ताजमहल और है, उनके बारे में भी अब अपने देखते हैं। देखो, कांठल का ताजमहल क्या है? काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह को क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल, ठीक है। हड़ौती का, हड़ौती के ताजमहल की बात करते हैं तो वो है अंबला मेनिका महल। हम राजस्थान के ताजमहल की बात करते हैं तो राजस्थान का ताजमहल जो हमारा है वो है जसवंत थड़ा, जो कहां पे है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने सारी हमने थोड़ी थोड़ी प्रतापगढ़ के बारे में बात कर ली। अब करते हैं प्रतापगढ़ को जिला बनाने वाली पूरी स्कीम, बना के छोड़ेंगे जिला। देखो, प्रतापगढ़ को होता यूं है, थोड़ा सा आप देखो, मैं आपको बताता हूं। प्रतापगढ़ हमारा 33वां जिला है, ये बात सही है। प्रतापगढ़ को जब जिला बनाया गया वो तारीख थी 26 जनवरी 2008। इस तारीख से संबंधित हमें एक चीज और याद रखनी है, 1 अप्रैल 2008 से प्रतापगढ़ में जो प्रतापगढ़ का जो कार्यभार था वो शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, इस समय हमारे राजस्थान के सीएम, मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा जी थे, वसुंधरा देवी सिंधिया जी थे, ठीक है। अच्छा, प्रतापगढ़ को हाल फिलहाल हम आदिवासी जिले का दर्जा भी देते हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 4117 किमी, ठीक है। प्रतापगढ़ का आरजे नंबर, हम आरजे पे भी पूरी बात करेंगे आने वाले दिनों में, 25, ठीक है। प्रतापगढ़ को किस कमेटी की सिफारिश पे? देखो, प्रतापगढ़ हुआ यूं था, ये उदयपुर था, ठीक है। उदयपुर के साथ में यहां लगता है चित्तौड़, ठीक है। ये उदयपुर ही होगा, ये चित्तौड़ होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे इधर ही डूंगरपुर है और इधर ये बांसवाड़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया गया प्रतापगढ़, ठीक है। यहाँ क्या बनाया गया हमने? प्रतापगढ़ बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़। देखो, चित्तौड़गढ़ से है ना, प्रतापगढ़ को तो किसी ना किसी से मिला के बनाना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ को से ली कि हमने छोटी सादड़ी नामक एक तहसील ली। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से हमने लिया अरनोद लिया, और उस समय प्रतापगढ़ खुद एक तहसील हुआ करता था, वो भी हमने कहां से लिया? ये सारे हमने चित्तौड़ से लिए, ठीक है। उदयपुर से हमने लिया दरियावाद नामक एक तहसील ली, ये उदयपुर से ली। और पिपल खूंट नामक एक तहसील हमने ली थी, ये हमने ली थी बांसवाड़ा से, ठीक है। छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़, दरियाबाद और पिपल खूंट, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया प्रतापगढ़, ठीक है। और ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को बनाया गया? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर यह कार्य किया गया, ठीक है। याद रखना, प्रतापगढ़ की थेवा कला बहुत फेमस है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया? तो मैंने अभी आपको तारीख बताई थी, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया और 1 अप्रैल 2008 से इसमें कार्य आरंभ किया गया। 2010 ना, बिल्कुल नहीं। 6 नहीं, 11 नहीं, 2008 हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके साथ हम खास क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो, ये है हमारा आज का खास। तो ये हमारी आज की स्लाइड जो आपके लिए रामबाण है पूरा। देखो, 27वां जिला कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982 को। कौन सा बनाया गया? धौलपुर। किससे अलग करके बनाया गया? भरतपुर से, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं 28वें जिला, जिसको हम बोलते हैं BDR। इनको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जिले तीनों एक ही सन, एक ही तारीख, एक ही महीने में बनाए गए थे। 28वां जिला 12 कब, 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग करके। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 जयपुर से अलग करके। 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991 उदयपुर से अलग करके बनाया गया। 31वें जिले की बात कर लेते हैं, वो है हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। किससे अलग किया? गंगानगर से अलग किया। कौन सा जिला बना? हनुमानगढ़ बना। कब बना? 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला कब बनता है? 19 जुलाई 1997 को। किससे अलग करके? धौलपुर से, सवाई माधोपुर से अलग करके ये बनाया गया। वैसे मेनली सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। 33वां जिला मैंने आपको बता चुका हूं, प्रतापगढ़। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, 26 जनवरी 2008। ठीक है, एक छोटी सी बात देखो, आरजे में आपको आराम से, बिल्कुल आराम से करवाऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा आरजे नंबर के अंदर। उससे देखो एक चीज, वो जो मैं करवाने वाला हूं वो देख लो। इस समय हमारे राजस्थान के जो सीएम थे वो थे शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। ठीक है, और बीडीआर के समय कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी, जिसको हम बाबू साहब बोलते हैं, भैरव सिंह जी। ठीक है, बीडीआर के समय कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे। ठीक है, 30वां जिला भैरव सिंह शेखावत के समय, 29वां 28वां भैरव सिंह शेखावत जी के समय बना। हनुमानगढ़ जिला और करौली जिला भी जब बना, इस समय भी हमारे सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, और जब हमारा 33वां जिला बना, इस समय हमारे सीएम थे वसुंधरा जी। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न की रूपरेखा, पूरा प्रश्न हमने पढ़ चुके हैं। अब इस प्रश्न से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। क्लास को हल्के में मत लेना, और क्लास को, अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करना, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक शेयर दबा के ठोको। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, हर किसी तक पहुंचाओ इस क्लास को। और हमारा अगला प्रश्न है, कौन से युग्म सही सुमेलित है? अभी वही बात, इसको पढ़ने से पहले हमारे द्वारा तैयार की गई स्लाइड। तो देखो, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, आजकल प्रश्न नहीं आता, बट कुछ एग्जाम इसके बारे में आज भी पूछ सकते हैं। जैसे वनपाल वन रक्षक के एग्जाम में आ सकता है ऐसा प्रश्न, और कुछ और एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये तथ्यों के रूप में भी आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, हनुमानगढ़ जिला है, थोड़ा सा अपने कलर ले लेते हैं, बढ़िया सा लाल लूल। ये देखो हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है? कुर्सी, ये देखो कुर्सी के समान होगी ना, सोफे के समान, कुर्सी सोफे के समान, अंग्रेजी की एल अक्षर के समान, है ना। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, ये देखो सिक्कर की आकृति, ये देखो कटोरी नुमा, प्याले नुमा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे भरतपुर की आकृति, देखो गिलहरी नुमा आकृति, ये देखो भरतपुर की। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखो ये धौलपुर है, ये करौली है। इन दोनों की आकृति कैसी है? बतख के समान है। ये देखो धनुष के समान आकृति किसकी है? दौसा की। किसकी है? दौसा की। सिरोही समचतुर्भुजाकार कौन है? टोंक, ना कि सॉरी सिरोही तो मैंने बताई, सिरोही तो नीचे, ये मैंने आपको बता दिया। समचतुर्भुज कौन सा है? टोंक। आयताकार, ये देखो आयताकार है ना, ये कौन सा है? आयताकार कौन सा है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के जैसे और इल्ली के समान कौन सा है? बताओ। भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा कैसा है? आयताकार। उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर कैसा है? ऑस्ट्रेलिया जैसा। और ये पूरा उदयपुर संभाग जैसे देखे ना तो श्रीलंका जैसा लगता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, ये देखो जालोर की आकृति है, समुद्र में गोता लगाती हुई व्हेल मछली। तिलक के समान आकृति राजसमंद। त्रिभुज आकार हमारा अजमेर। और अनियमित बहुभुज वाला कौन सा है? हमारा जैसलमेर। तो हमारे प्रश्न पर लौटते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है? जोधपुर अनियमित भुजाकार नहीं, अनियमित भुजाकार तो हमारा जैसलमेर था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सीकर अर्धचंद्राकार, ये बिल्कुल सही है। जैसलमेर मयूराकार नहीं, मयूराकार तो हमारा जोधपुर था। हमने पढ़ा नहीं क्या मयूराकार? देखो, हाँ ये मयूर के समान जो आकृति है वो हमारी जोधपुर की है। ठीक है, करौली बतकाकार, बिल्कुल हमने करौली और धौलपुर के बारे में अभी पढ़ा था कि दोनों की आकृति कैसी है? बतख के समान है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 2 और 4 से ही होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 गए 4। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। कौन सा जिला मुख्यालय तहसील के नाम से नहीं है? कोई बताएगा? मैं रहता हूं आपको, कोई तो क्या बताएगा? देखो भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो भीलवाड़ा की खुद की तहसील है, खुद का भीलवाड़े का, जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर की खुद की तहसील है, जयपुर नाम से खुद एक जिला है। वैसे एक राज्य है हमारे राजस्थान में जिसके नाम से तहसील नहीं है,
वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। भीलवाड़ा के नाम से तो है, चित्तौड़गढ़ के नाम से भी है, बाड़मेर के नाम से भी है, ठीक है। ये जो है ना राजसमंद, इसके नाम से नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो होगा राजसमंद। कौन सा होगा? राजसमंद। राजसमंद की खुद जिला मुख्यालय नहीं है, वो कौन सा है? कांकरोली है। और कांकरोली किसके लिए फेमस है? टायर, टायर के लिए बहुत फेमस है। कभी जाओ तो ले आना वहां से टायर तो, ठीक है। बाड़मेर आपको पता ही है, लूनी नदी में, यहाँ पे बलौतरा तक लूनी नदी जाती है, तो मीठी होती है। बलौतरा के बाद में वो खारी होती है, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारी थोड़ी मिल्स वगैरह है। चित्तौड़गढ़, वही अपने चित्तौड़गढ़ का किला, शाखा, वही जो कहानी सुनते हैं पद्मावती वाली, वही भीलवाड़ा हमारी टेक्सटाइल सिटी, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, डुंगला व कपासन किस जिले की तहसील है? ठीक है, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। देखो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। रावत भाटा, रावत भाटा को तो आप सभी जानते हो कहाँ पे है। हमारा पहला परमाणु संयंत्र लगा था रावत भाटा में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निम्बा हेड़ा, रावत भाटा, निम्बा हेड़ा, जैसे ये सारे भोपाल सागर, अगर इन सभी को आप जानते हो तो ये डुंगला कपासना भी आपको बता ही सकते हो कहाँ पे। डुंगला कपासन, निम्बा हड़ा, ठीक है। मैं आपको कुछ और नाम बता देता हूँ, आप सुन लो। बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी तो कहां की? प्रतापगढ़ में। रावत भाटा, गंगा, रशिम, बधेसर, निम्बाहाड़ा, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ के अंदर सारे के सारे ये आते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आगे आने वाली क्लासें और भी बेहतरीन क्लासें मिलने वाली है, और बहुत कुछ मिलने वाला है उन क्लासों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, और शेयर तो बिल्कुल करना ही करना है आपको। और इसी प्रकार आप अपना प्यार सहयोग बनाए रखें, हम भी आपके साथ में हैं। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।